नमस्कार। देश विदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की, जहां श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को वाराणसी कोर्ट ने जायज माना है। अब इस केस में अगली सुनवाई जो है 22 सितंबर को होने जा रही है। अब आगे कैसे होगी ये पूरी सुनवाई और किन बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष की नाराजगी है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष अपनी आगे की तैयारी करने में जुट गए हैं। हिंदू पक्ष अगली सुनवाई की तारीख यानी 22 सितंबर को एक नया प्रार्थना पत्र दाखिल कर न्यायालय से कुछ नई मांगे करने वाला है। हिंदू पक्ष की मांग है कि कोर्ट एक नया सर्वे कमीशन बनाए, फिर से ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करवाया जाए, वजू खाने और नंदी के बीच के दीवार तोड़कर सर्वे हो, वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए। कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग की उम्र का पता चल सकेगा। कथित शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार दिया जाए। हमारा पहले से प्रार्थना पत्र कमीशन के बाद विचाराधीन पड़ा हुआ है, उस पर मैं बल दूंगा। वह प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि जहां शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, उनके जो वजू खाना बना दिए गए थे शिवलिंग के ऊपर, उससे ठीक दक्षिण तरफ जो नंदी जी हैं, ये दोनों नंदी जी और शिवलिंग के बीच में व्यास जी का तहखाना है। उसमें ईंट पत्थर मलबा कुछ मूर्ति के टुकड़े फुकड़े भरे हुए हैं, उसको हटा करके कमीशन की कार्रवाई कराई जाए और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में आवे। ये आदेश के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट कोई ऐसा आदेश न कर दे बिना हमको सुने, इसलिए कैबिनेट लगा देंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गई है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि ये आदेश पूरी तरह से गलत है। ऐतराज मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर है। कोर्ट का ये कहना कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति नहीं, ये पूरी तरह गलत। 1936 को दीन मोहम्मद केस में हाई कोर्ट ने माना है कि ये वक्फ संपत्ति है। वाराणसी कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट के पुराने निर्णय के खिलाफ है और ये पूरा मस्जिद परिसर 1991 के पूजा स्थल कानून के तहत आता है। दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मुकदमे में 62/1936, इसमें ये डिसाइडेड है कि ये वक्फ जायदाद है, वक्फ प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये मुकदमा जो था दीन मोहम्मद वाला, वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी 1944 में डिसाइडेड है। श्रृंगार गौरी कहाँ पर है, अभी तक कोई उसका ना कोई इमेज है ना कोई ऐसी चीज़ें हैं। वो बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा हुआ करता था पहले, जिसको वो कॉरिडोर बनने के साथ साथ वो ख़त्म हो गया। सोमवार को आदेश के बाद सबसे बड़ी राहत ये रही कि पूरे प्रदेश से गड़बड़ी की कोई खबर सामने नहीं आई। जब 22 तारीख को वाराणसी के जिला जज इस मामले में सुनवाई शुरू करेंगे तो उनके सामने 20 से ज्यादा प्रार्थना पत्र होंगे, जिसमें मस्जिद की दीवार तोड़ने की बात होगी, कथित शिवलिंग जो है वजू खाने में, जिसे हिंदू शिवलिंग कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है, उसमें पूजा करने की मांग की जाएगी। ऐसे दूसरे तमाम मुद्दे होंगे जिन पर जिला जज निर्णय लेंगे कि ये सुनवाई हो तो किन मुद्दों पर हो, और वो काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है और जिला जज के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं मवेशियों में मिल रही बीमारी लंपी बीमारी की, जिससे प्रभावित राज्यों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। पशुपालन मंत्रालय के मुताबिक देश में करीब 10 लाख से ज्यादा मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं और बीते रविवार तक 75,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है इस बीमारी से। पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान के मुताबिक देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और राजस्थान समेत प्रभावित राज्यों ने जितनी मांग की है उन्हें सप्लाई की जा रही है। एक नई वैक्सीन भी तैयार की गई है, जिसका ट्रायल और टेस्टिंग इस वक्त चल रहा है। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एनडीटीवी से बातचीत में माना, अब तक देश के 13 राज्यों में लुम्पी स्किन डिजीज के मामले सामने आ चुके हैं और देश में 10 लाख से ज्यादा जानवर बीमार हैं। राजस्थान में हालात सबसे खराब है, लेकिन दूसरे राज्यों में ये बीमारी अब कम हो रही है।
सरकार ने रिंग वैक्सीनेशन के जरिए इस बीमारी को और फैलने से रोकने की पहल शुरू की है। जी करीब 10 लाख से ऊपर करीब अंदाजन एनिमल लिस्ट में वो हैं। करीब 75,000 डेथ रिपोर्टेड, चूँकि रोज़ शाम को स्टेट से डाटा आता है, तो परसों तक का डाटा जो था, कल तो हम यहाँ बिजी थे, 75,000 डेथ का डाटा हमारे पास परसों तक आया था। अब सरकार की कवायद मवेशियों को टीका देने की प्रक्रिया को और तेज करने की है। मवेशियों को गोट पॉक्स वैक्सीन दिया जा रहा है जो असरदार है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को आगाह किया है कि लुम्पी स्किन डिजीज के मामले जहां जहां भी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पर मवेशियों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज किया जाए। साथ ही किसानों को और पशुपालकों को सजग किया जाए कि अगर उनके यहाँ कोई मवेशी बीमार होता है तो उसे तत्काल पास के पशु अस्पताल या पशु विशेषज्ञों के पास ले जाएं। इंक्लूडिंग चाइना। मैं भारत के एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे साइंटिस्टों के साथ मिलकर के इसके रोकथाम का एक मॉडल बनाया है। गोट पॉक्स और सी पॉक्स और अन्य दवाओं को मिलकर के मुझे लगता है कि रोकने में सफल होगा और ये हमारे लिए चुनौती है। देखिए, जहाँ भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ भी हमारा प्रोग्राम्स है, वी आर डूइंग हमारे जो जैसे हमारे सीमेंट स्टेशन है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी एनिमल्स हैं हम उनको वैक्सीनेट करते हैं। फ्रॉम आवर साइड फुट एंड माउथ डिसीज़ का वैक्सीनेशन करते हैं, ब्रूसेलोसिस के लिए वैक्सीन करते हैं। सो ऐसे जो भी फार्मर्स और जो भी हमारे जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट के जो विलेजेस है वो सभी जगह पे हम वैक्सीनेशंस करते हैं। जाहिर है लुम्पी स्किन डिजीज से खड़ा हुआ संकट बड़ा है और इससे निपटने की चुनौती भी। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6 साल बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 384 आवश्यक दवाइयों की, जरूरी जो दवाइयां हैं उनकी एक नई लिस्ट जारी की है। कुछ पुरानी दवाइयां हटाई गई हैं, कुछ नई इसमें जोड़ी गई हैं। सब जगह इसकी उपलब्धता हो, अच्छी गुणवत्ता हो, कम कीमत वाली हो। इन दवाइयों के जरिए करीब 80% बीमारियों का उपचार संभव है। साथ ही इन दवाओं की कीमत पर प्राइस कैपिंग भी होगी। देखते हैं रिपोर्ट। जरूरी दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची। देश की 80% बीमारियों का इलाज इस नई सूची में शामिल 384 दवाइयों से मुमकिन है। पुरानी लिस्ट से 26 दवाएं हटाई गई हैं, जबकि 34 नई दवाइयों को इस बार शामिल किया गया है। इससे पहले 2015 में कुल 376 दवाएं लिस्ट में थी और 2011 की लिस्ट में 348 दवाएं। पेटेंट वाली दवाई भी इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। देश में मंजूर और लाइसेंस वाली दवाएं ही इस लिस्ट का हिस्सा हैं। लिस्ट में मौजूद दवाइयों को 27 थेरेप्टिक कैटेगरी में बांटा गया है। ये 384 मेडिसिन जो ली गई है वो जो देश में एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी तीनों को आने वाले दिनों में देश के स्वास्थ्य सेक्टर में एश्योर करेगी। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी उसकी सीलिंग प्राइस तय करेगी। जो एनएलएम लिस्ट में आ गई मेडिसिन, उसकी प्राइस कोई कंपनी अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकती है। उन बीमारियों की दवाओं को इसमें शामिल किया गया है जो देश में आम लोगों की सेहत के लिहाज से अहम हैं। लेकिन कोरोना की दवाई इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ट्रायल अब भी जारी है और कोविड की दवा फिलहाल इमरजेंसी यूज की लिस्ट में है। एनएलईएम अपने आप में एक अहम लिस्ट है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। गहन चिंतन मंथन के बाद की सूची स्वस्थ भारत की दिशा में एक और कदम है। कोशिश बीमारियों के इस दौर में दवाई को असरदार रखने की भी है और ख्याल इस बात का भी कि मरीजों पर कीमत का ज्यादा असर न पड़े। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटका की। बेंगलुरु में हाल ही में सबने देखा 90 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा और बेंगलुरु में अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी में क्या क्या लोगों को दिक्कतें पेश आई, लोग कितने परेशान हुए, वो सभी तस्वीरें लोगों ने देखी। अब ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण को उसी तरह से गिराया जाएगा जैसे कि नोएडा में ट्विन टावर्स को गिराया गया। ये धमकी दी है कर्नाटक के राजस्व मंत्री और अशोक ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम बेंगलुरु में जारी है।
लेकिन डेमोलिशन जिस तरह से हो रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। मामला विधानसभा में भी उठा है, राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है। देखते हैं रिपोर्ट। किसी के भी समझ से परे होगा यह समझना कि किसी घर के बाहर लगे पानी के पाइप में किस तरह अतिक्रमण किया होगा, लेकिन कहीं पानी का पाइप तोड़ा गया तो कहीं घर के बाहर की 10 इंच की दीवार पर अतिक्रमण कर जो घर और अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उन्हें महानगर पालिका शायद छूना भी नहीं चाहती। जिनके घर की दीवार टूटी उनका बयान सुनिए। डायरेक्ट आके मार दिया है, सभी बिल्डिंग को वैसा ही मार रहा है। हम एक बात पूछ रहा हूँ सर, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी को उन लोग पहले क्यों ना ये फेंसिंग बना के रखा नहीं है? इधर कोई किसी का भी प्लान नहीं है मैडम, एक प्लान दिखा दीजिए। छोटे बड़े तकरीबन 1 दर्जन वीआईपी बिल्डर्स पर पूर्वी बेंगलुरु में अतिक्रमण का आरोप लग रहा है, लेकिन कार्रवाई उधर दिखती नहीं। ऐसे में सवाल विधानसभा में भी उठा। मुख्यमंत्री ने माना कि अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हुआ है। ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ कर्नाटक सरकार के मुताबिक 2005 और इससे पहले जो सरकारें थी उसने 14 के आसपास झीलों पर लेआउट बनाने की इजाजत दे दी। इससे समस्या विकराल हो गई। 2005 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की साझा सरकार थी और इससे पहले एसएम कृष्णा की सरकार जो कि कांग्रेस सरकार थी। हालांकि ये अलग बात है कि पूर्वी बेंगलुरु के बाढ़ग्रस्त आईटी कॉरिडोर और इसके आसपास के इलाकों में निर्माण सबसे ज्यादा पिछले 15 सालों के दौरान हुआ। Before 2005, more than 12 to 15 lakes. 2005 से पहले 12 से 15 झीलों पर लेआउट बनाने की इजाजत दी गई थी और इस शहर की समस्या की सबसे बड़ी वजह यही है। That's also we are. Sir, are you going to take action against officials? Against officials, are you going to take action? महानगर पालिका का डेमोलेशन ड्राइव एक मजाक बनकर रह गया है। कहीं पेड़ तोड़े जाते हैं तो कहीं पानी की पाइप, अतिक्रमण हटाने के नाम पर। आलीशान मकान ताजा डेमोलेशन ड्राइव की जद से फिलहाल बाहर दिख रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ एक बार फिर तेज बारिश हुई तो हालात इस शहर में काफी खराब हो सकते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां नर्सरी में पढ़ने वाली 3.5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी बस ड्राइवर का घर ढहा दिया गया। शाहपुरा इलाके के अजय नगर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। झुग्गी झोपड़ी वाला ये इलाका था, ऐसे में बुलडोजर ले जाना यहाँ मुमकिन नहीं था, इसलिए हथौड़े के जरिए दीवारों को यहाँ गिराया गया। ये मामला 8 सितंबर का है। स्कूल से लौटने के दौरान बस के अंदर इस हैवानियत को अंजाम दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी हनुमंत ने महिला अटेंडेंट की मौजूदगी में बच्ची के साथ ये दरिंदगी की। पुलिस ने पॉक्सो की धाराएं लगाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दोनों का 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब आपको दिखाते हैं लहरों के बीच कैसे एक महिला के 13 घंटे निकले। ये कहानी है महाराष्ट्र के जलगांव की एक महिला की। तेंदुए से बचने के लिए महिला नदी में कूद पड़ी। तकरीबन 70 किलोमीटर तक नदी में वो बहती रही। इस दौरान नदी में पड़ने वाले बांध से भी वो गिरी। विसर्जन के दिन गणेश मूर्ति भी उसके सिर से टकराई, लेकिन किसी की नजर उस महिला पर नहीं पड़ी। आखिरकार केले का तना उसका सहारा बना रहा और वो खुद लहरों में किनारे कैसे लगी, देखते हैं सुनील सिंह की रिपोर्ट। जलगांव के कोलंबे गांव की लताबाई मौत को मात देकर घर वापस आई हैं। तेंदुए से बचने के लिए नदी में कूदी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो बहती चली गई। लताबाई के मुताबिक वो बहुत डर गई थी और उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन नदी में उन्हें केले का एक बहता तना मिला, जिसे उन्होंने पकड़ लिया और उसी के सहारे वो पानी के साथ आगे बढ़ती रहीं और आखिरकार बच गई। नदी में उड़ी मार ली। तेंदुए के डर की वजह से मैं नदी में कूद गई। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं नदी के किनारे लग जाऊंगी, नहीं तो भगवान के घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं वापस अपने घर लौट आई हूँ। पण ते भगवंताची कृपा त्याने मला घर इथल्यापर्यंत पोहोचवलं।
लताबाई की जान तो बच गई, लेकिन तापी नदी में 70 किलोमीटर तक डूबने से बचने का उनका संघर्ष आसान नहीं था। डूबते को तिनके की सहारा की तरह उन्हें नदी में बहता हुआ एक केले का तना मिला, जिसे उन्होंने कसकर पकड़ लिया था। ये जलगांव में कोलंबे गांव है और यहाँ पर वो तेंदुए से बचने के लिए वो नदी में कूद गई थी। यहाँ से बहती हुई लताबाई इस तरफ उस केले के तने के सहारे से कई किलोमीटर दूर बहती रही। यहाँ पर पडलसरे डैम के पास जब वो पहुंची, बांध के पास, तो उनको उम्मीद जगी। उन्होंने कोशिश की कि इसे पकड़कर इसके ऊपर चढ़ जाया जाए, लेकिन नदी का प्रवाह इतना तेज था कि वो इसे पार नहीं कर पाई और दूसरी तरफ गिर गई। और फिर यहाँ से वो आगे बहती रही। यहाँ आगे एक पुल था जिस पर लोग गणपति विसर्जन कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि शायद वो लोग देख लेंगे, लेकिन वहां भी किसी की उन पर नजर नहीं पड़ी और वो फिर से ऐसे ही आगे बढ़ती रही और आखिरकार इस जगह पर पत्थरों के बीच किसी तरह वो किनारे लगी और इसमें फंस गई। स्थानीय लोगों की उन पर नजर पड़ी, उन्होंने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया और फिर घर वालों को सूचना दी। तकरीबन 13 घंटे तक नदी में 70 किलोमीटर बहकर सकुशल घर लौटने से लताबाई के घर परिवार में खुशी का माहौल है। लताबाई के मुताबिक भगवान और केले के तने की वजह से उनकी जान बची है, इसलिए वो अब हर साल उस दिन केले के तने की पूजा करेंगी। जलगांव से आनंद शर्मा के साथ मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।